24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या। दुनिया भर में लोग जश्न की तैयारी में थे। रोशनियां थीं, खुशियां थीं, परिवार थे। लेकिन उसी शाम काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले 178 यात्रियों और 11 क्रू मेंबर्स के लिए वो शाम किसी बुरे सपने की शुरुआत थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 नई दिल्ली जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद 5 हथियारबंद आतंकियों ने विमान को हाईजैक कर लिया। अगले 7 दिन जो भारत के इतिहास के सबसे लंबे, सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक दिन बने, क्योंकि इन 7 दिनों में न सिर्फ 189 लोगों की जानें दांव पर लगी थीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, उसकी नीति और उसके साहस की भी परीक्षा हो रही थी। और उस परीक्षा में एक रेस्क्यू प्लान था, एक ऐसा प्लान जो लगभग लागू होने वाला था, लेकिन रुक गया। क्यों रुका? किसने रोका? और अगर वो प्लान लागू हो जाता तो क्या भारत का इतिहास अलग होता? 24 दिसंबर 1999 की शाम करीब 5:30 पर IC 814 ने काठमांडू से उड़ान भरी। विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय थे। परिवार, जोड़े, बच्चे नए साल से पहले घर लौटने की खुशी लिए हुए। कैप्टन थे देवी शरण, एक अनुभवी पायलट जिनके कंधों पर अगले 7 दिनों का सबसे बड़ा बोझ पड़ने वाला था। उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद जब विमान भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा था, 5 आतंकी उठे। उनके हाथों में हथियार थे, चाकू थे और एक आतंकी के पास कुछ और भी था जो बाद में फेक एक्सप्लोजिव बताया गया। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो नकली है। यात्री घबरा गए। क्रू ने रेजिस्टेंस करने की कोशिश की। एक यात्री रुपिन कात्याल, जो हाल ही में शादी करके हनीमून से लौट रहे थे, उन्हें आतंकियों ने इतनी बेरहमी से मारा कि उनकी मौत हो गई। IC 814 का हाईजैक शुरू हो चुका था। कैप्टन देवी शरण ने ATC को सिग्नल भेजा। दिल्ली में हड़कंप मच गया। भारत सरकार हरकत में आई, लेकिन हरकत में आना और सही फैसला लेना ये दो अलग चीजें हैं। आतंकियों ने पहली डिमांड की कि विमान अमृतसर ले जाया जाए। कैप्टन देवी शरण ने विमान अमृतसर की तरफ मोड़ा। यहाँ अमृतसर वो पहला मौका था, शायद सबसे बड़ा मौका। अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान उतरा। रात का समय था और यहीं पर वो पहला रेस्क्यू प्लान बना और रुका। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत की एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स के कमांडो तैयार थे। उनके पास प्लान था कि विमान को रिफ्यूलिंग के बहाने रोका जाए, समय खींचा जाए और जब मौका मिले तो कार्रवाई की जाए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार NSG ने एयरपोर्ट पर पोजीशंस भी ले लीं, लेकिन विमान अमृतसर में सिर्फ 45 मिनट रुका और इन 45 मिनटों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? ये सवाल आज भी उतना ही तीखा है जितना 1999 में था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि अमृतसर एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग ट्रक को रनवे पर लाने में देरी हुई, जानबूझकर या गलती से, ये स्पष्ट नहीं। कुछ का कहना है कि डिसीजन मेकिंग चेन में इतनी देरी हुई कि मौका निकल गया। दिल्ली से क्लियरेंस आने में वक्त लगा और तब तक आतंकियों को शक हो गया। उन्होंने कैप्टन देवी शरण को आदेश दिया, तुरंत उड़ो वरना यात्रियों को मारना शुरू करते हैं। और IC 814 अमृतसर से उड़ गया। वो 45 मिनट, वो मौका हमेशा के लिए गया। विमान अब लाहौर की तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने लैंडिंग की परमिशन देने से इनकार किया। रनवे पर गाड़ियां खड़ी कर दी, लेकिन कैप्टन देवी शरण ने कहा कि फ्यूल खत्म हो रहा है, इमरजेंसी है। पाकिस्तान को झुकना पड़ा। लाहौर में विमान उतरा, थोड़ी देर रुका, फिर उड़ा। अब विमान दुबई की तरफ। UAE ने लैंडिंग की इजाजत दी। दुबई में कुछ यात्रियों को, बुजुर्गों और बीमारों को छोड़ा गया। 27 यात्री रिहा हुए। ये एक छोटी राहत थी, लेकिन आतंकी अपनी असली मांगों की तरफ बढ़ रहे थे। दुबई से विमान अफगानिस्तान की तरफ। तालिबान नियंत्रित कंधार। 25 दिसंबर 1999 को IC 814 कंधार हवाई अड्डे पर उतरा और यहाँ शुरू हुआ वो अध्याय जिसने भारत को घुटनों पर ला दिया। कंधार में तालिबान का राज था। ओसामा बिन लादेन का नेटवर्क वहां सक्रिय था। आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन, जिसके ये 5 आतंकी सदस्य थे, उनके लिए कंधार एक सुरक्षित जमीन थी। अब भारत के सामने सबसे बड़ा संकट था। आतंकियों की मांगे सामने आईं। वो चाहते थे कि भारत की जेलों में बंद आतंकवादियों को रिहा किया जाए। इनमें सबसे बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर में एक मामले में जेल में था। इसके अलावा मांगी गई थी मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख की रिहाई और $200 मिलियन की फिरौती। भारत सरकार के सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, रेस्क्यू ऑपरेशन। NSG को कंधार भेजो, कमांडो कार्रवाई करो, जैसे 1976 में इजराइल ने एंटेबे में किया था, जैसे जर्मनी ने 1977 में मोगादिशु में किया था। दूसरा रास्ता, नेगोशिएशन, बातचीत करो, आतंकियों की मांगे मानो और यात्रियों को सुरक्षित घर लाओ। रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर कुछ गलत हो जाता तो 162 यात्रियों की जानें खतरे में थीं। नेगोशिएशन में आतंकियों को रिहा करना मतलब था भविष्य में और बड़े हमलों का रास्ता खोलना। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। गृह मंत्री थे लाल कृष्ण
आडवाणी। विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह। कंधार में एनएसजी का एक दल भेजा गया। ये दल रिकॉनेसेंस के लिए था, ये जानने के लिए कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन संभव है। और यहीं से शुरू होती है उस रुके हुए रेस्क्यू प्लान की असली कहानी। एनएसजी के अधिकारियों ने कंधार एयरपोर्ट का जायजा लिया। विमान रनवे पर खड़ा था। आसपास तालिबान के लड़ाके थे। आतंकी विमान के अंदर थे, यात्रियों को ढाल बनाए हुए। एनएसजी ने एक प्लान तैयार किया। रात के अंधेरे में सटीक कार्रवाई से विमान को रेस्क्यू किया जा सकता था। प्लान था, कुछ कमांडो रनवे के एक तरफ से, कुछ दूसरी तरफ से, एक साथ एक ही पल में सभी दरवाजों पर धावा बोला जाए, आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए, यात्रियों को बाहर निकाला जाए। ये प्लान कागज पर व्यावहारिक था, जोखिम था, लेकिन थी पॉसिबिलिटी भी। लेकिन इस प्लान को लागू करने के लिए एक चीज चाहिए थी जो एनएसजी के पास नहीं थी, तालिबान की अनुमति या कम से कम उनकी चुप्पी। और तालिबान ने साफ कर दिया था, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। अगर भारत ने कोशिश की तो वो आतंकियों का साथ देंगे। ये वो दीवार थी जिसके सामने भारत का रेस्क्यू प्लान रुक गया। दूसरा रास्ता बंद था। डिप्लोमैटिकली भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी, अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र से। लेकिन 1999 में तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत सीमित था। ये 9/11 से 2 साल पहले की दुनिया थी, जब तालिबान को उस तरह से ग्लोबल थ्रेट नहीं माना जाता था। भारत अकेला था। कंधार में दिन बीतते रहे। यात्री विमान के अंदर बंद थे। गर्मी थी, दिन में तापमान चढ़ता था, खाना सीमित था, पानी सीमित था, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग बेहाल थे। हर घंटा एक युग जैसा लग रहा था। कैप्टन देवी शरण, जिन पर विमान के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो लगातार यात्रियों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने आतंकियों से बातचीत की, उन्होंने यात्रियों को शांत रखा। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लगातार बैठकें कर रहा था। आईबी, रॉ, एनएसजी सब मिलकर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार जाने की तैयारी में थे और उधर यात्रियों के परिवार दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में टीवी के सामने बैठे थे, रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे, हमारे बच्चों को वापस लाओ, हमारे पति को वापस लाओ, कुछ भी करो, बस उन्हें सुरक्षित लाओ। वो आंसू, वो चेहरे, उन्होंने शायद भारत सरकार के फैसले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 7वें दिन 31 दिसंबर 1999 को भारत ने फैसला किया। मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख तीनों को रिहा करने का फैसला। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद इन तीनों को लेकर कंधार पहुंचे। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था कि एक कैबिनेट मिनिस्टर खुद आतंकियों को डिलीवर करने गया। आतंकियों को रिहा किया गया और 162 यात्री 7 दिनों की कैद के बाद घर की तरफ रवाना हुए। जब वो विमान दिल्ली उतरा, परिवार मिले, आंसू थे, गले मिलना था, राहत थी। लेकिन इस राहत के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल था। मौलाना मसूद अजहर, जिसे भारत ने रिहा किया, उसने रिहा होने के कुछ ही समय बाद जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। और इस संगठन ने आगे चलकर क्या किया? 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2001 में ही संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत। IC 814 में जो बीज बोए गए, उनकी फसल भारत ने बरसों तक काटी। और उमर सईद शेख, जिसे भी रिहा किया गया, वो 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल पाया गया। यही वो कीमत थी जो भारत ने 162 यात्रियों की जानें बचाने के लिए चुकाई। क्या ये सही था? क्या कोई और रास्ता था? कुछ लोग कहते हैं सरकार ने सही किया, यात्रियों की जानें सर्वोपरि थीं। कुछ लोग कहते हैं सरकार ने गलत किया, आतंकियों के सामने झुकने से और आतंकवाद को बढ़ावा मिला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हिंदी डॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।